जो है मणिपुर का जो इशू है, मणिपुर का इशू सबसे बड़ा इशू है ऐसा मैं मानता हूं, और उस पर मैं अपनी बयान करना चाहूँगा। मणिपुर पिछले 10 सालों में, मणिपुर हो, मिज़ोरम हो या वो 7 बहनें हो, एक भाई हो है भूटान है, काफ़ी शांति से ज़िंदगी वहाँ पे गुजर रही थी। जो बदलाव हम लोग ने नॉर्थ ईस्ट स्टेट में देखा वो ये है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग सेंटर पर काफ़ी विश्वास रखना शुरुआत किए थे, और उनका भरोसा भी था कि हमारा विकास जो है वो सेंटर करेगी और सेंटर के साथ हम लोग ने रहना चाहिए। इसलिए जितनी भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन लड़ाई के बजाय समझौते के पक्ष में आना शुरुआत हुआ था। ये मैं मानता हूँ कि वहाँ की जो मिलिट्री है, वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको ये पूरा श्रेय जाता है, ऐसी एक परिस्थिति है। लेकिन है और सरकार के साथ में है, ऐसी एक परिस्थिति है। मैं सरकार पे आरोप लगा रहा हूँ बीजेपी और आरएसएस पर, उनकी जो विचारधारा है धर्म और ब्राह्मणवाद को लेके आगे चलने की जो उनकी विचारधारा है, उसका ये नतीजा है कि नॉर्थ ईस्ट पूरी तरह से अशांत हो चुका है। ट्राइब अब एक दूसरे पर जो विश्वास रख रहा था वो अब विश्वास रखने के लिए तैयार नहीं है, और ना ही ये परिस्थिति मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी बदल जाएगी। जब ये मांग हुई थी कि मणिपुर में सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पक्ष पर ना देखते हुए सेंट्रल रूल अगर लाती या सेंट्रल रूल ले आती, तो मैं समझता हूं कि आज जो परिस्थिति हद से बाहर निकल चुकी है, शायद उस पर केंद्र सरकार काबू लाती, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लोगों का सेंट्रल पर भरोसा है, ऐसी एक परिस्थिति थी। आज जो परिस्थिति है वो परिस्थिति इतनी भयानक है कि जिस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं, जिस प्रकार से लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, ये डेविड है कि जिसकी गर्दन अलग कर दी अपने शरीर से। ये एक ही व्यक्ति है नहीं है, ऐसे कई व्यक्ति है कि जिनकी मणिपुर की स्थिति है। केंद्र सरकार जो है पूरी तरह से फेल हो चुकी है नॉर्थ ईस्ट की परिस्थिति काबू में लाने के लिए। हम लोग ये मांग करते हैं वहाँ पर कि अभी भी मणिपुर है, मिजोरम है, जहाँ पर ये शुरुआत हो चुकी है, नागालैंड और दूसरे जो इलाके हैं, अरुणाचल प्रदेश हो या नागालैंड हो, और बाकी जो प्रदेश है जहाँ पर अभी भी थोड़ी शांति बची है, सेंटर का विश्वास रखने के लिए सेंट्रल रूल अगर वहाँ पे शुरुआत होता है तो मेरे ख्याल से परिस्थिति काबू आने में, और जो विश्वास था ट्राइब में, अपने में जो विश्वास डेवलप हो रहा था, और दूसरा ट्राइब का सेंटर पर जो विश्वास बन रहा था, मेरे ख्याल से उसको दोबारा दुरुस्त हम लोग कर सकते हैं, और इसलिए केंद्र ने इस पर ध्यान रखना चाहिए, ऐसा मैं यहाँ पर कह रहा हूँ। दूसरा ये है कि जो रिपोर्ट्स वहाँ से आ रहे हैं एथनिक क्लींजिंग के, मतलब छोटी छोटी समाजों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना, ये जो चली है, उसका मॉडल जो है वो गुजरात 2002 के दंगों का मॉडल है। जिस तरह से गुजरात में मुसलमानों को पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश हुई, उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में ये जो क्रिश्चियन ट्राइब्स है, क्रिश्चियन ट्राइब्स पर अटैक हो रहा है, ऐसी एक परिस्थिति है। मैं दोबारा वहाँ पर देखता हूँ या सुनने आ रहा है कि जितने भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन चुपचाप बैठे थे, अब दोबारा एक्टिव होना शुरुआत हुआ है, क्योंकि जो कैडर नहीं मिल रहा था उनको अब कैडर मिलना दोबारा शुरुआत हो चुका है, और उसी से मेरे ख्याल से मिलिट्री जो है वो चिंतित है कि यहाँ की परिस्थिति काबू या बेकाबू हो जाएगी, ऐसी एक परिस्थिति है। मेरे ख्याल से तमाम भारतीयों ने इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आर्मी चीफ ने चौथे दिन ही कहा था कि ये कोई
चाइना से मदद इनको मिलती है या ये कोई उठाव है, ऐसा नहीं है। ये इंटरनल प्रॉब्लम है, सरकार ने क्रिएट किया हुआ प्रॉब्लम है और इसलिए हम लोगों को सरकार से ही पूछना होगा कि भैया आपने इस प्रॉब्लम को क्यों क्रिएट किया, इस समस्या क्यों खड़ी की। और मैं समझता हूँ कि परिस्थिति और बेकाबू होती जाएगी अगर सरकार ने इस पर कोई नियंत्रण लाया नहीं तो। महाराष्ट्र के भीतर जिस तरीके से बयान एक आया उसके बाद से लोग सड़कों पर हैं, इसको कैसे देखते हैं समाज में? देखिए, मैं यही कहूँगा कि भीमा कोरेगांव के वक्त भी संभाजी भिड़े और मिलिंद एकबोटे सामने थे। मैं ये दोनों का नाम मैं खुद नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वहाँ के जो एसपी है, जो एसपी ने सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दाखिल किया था, उस एफिडेविट में दोनों का नाम था। उसके बाद जो है वो शरद पवार ने एक लेटर लिखा था उद्धव ठाकरे जी को कि वह सब कागजात और दस्तावेज है, नई SIT टीम गठित करके इसका पूरा जांच होना चाहिए। लेकिन लेटर तो गया, लेकिन कागजात नहीं आए और कागजात ना आने की वजह से एक संभाजी भिड़े पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर उस वक्त अगर ये कार्रवाई होती तो मैं मान के चलता कि जिस तरह से संभाजी भिड़े ने महात्मा गांधी पर बयान दिया हुआ है, शायद वो बयान नहीं होता। हम लोग जो है किस इशू पर राजनीति करना और किस इशू पे राजनीति ना करना, ये मेरे ख्याल से हम लोगों ने सीखना चाहिए, समझना चाहिए। सामाजिक इशू हो तो उस पर हम लोग राजनीति ना करें तो अच्छा है, नहीं तो एक बार मन जो है अलग अलग हो गए तो उनको जोड़ना मुश्किल हो जाती है। और यही बात मेरे ख्याल से संभाजी भिड़े के माध्यम से जो नॉन ब्राह्मणिज्म क्लास है उसमें ये बढ़ते जा रहा है, जिसको मेरे ख्याल से RSS BJP ने शांतिपूर्वक सोचना चाहिए, ऐसा मेरा उनको सलाह है। महाविकास आघाड़ी के भीतर जो चर्चा चल रही थी पिछले कुछ समय से, आप भी चूंकि शिवसेना के अलाइंस पार्टनर हैं उद्धव ठाकरे के साथ, अचानक पूरी की पूरी चर्चा ट्रैक पर से उतरी हुई दिख रही है। कोई बात करने के लिए तैयार नहीं, किसी भी तरीके से प्रोसेस, मतलब जो सरकार के खिलाफ एक बड़ा गढ़ तैयार किया जा रहा था, वो सब डिरेल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि गढ़ डिरेल करने की कोशिश हुई है। ये बात सही है कि एनसीपी में से अजित पवार काफ़ी बड़े MLAs के साथ में BJP ज्वाइन हो चुके हैं, सरकार में जा चुके हैं और इसलिए लोग कह रहे हैं कि तीसरा मोर्चा जो है वो विकल्प के रूप में आगे आएगा या नहीं आएगा। मैं समझता हूं कि ये बात सही नहीं है। वक्त आएगा तो मेरे ख्याल से चर्चा जो है वो दोबारा पटरी पर आप लोगों को दिखाई देगी। जहाँ तक रही बात अब उद्धव ठाकरे का जो है वो एनसीपी के साथ में उनके संबंध कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे, इसको मेरे ख्याल से डिसाइड करना होगा और फिर बातचीत दोबारा शुरुआत होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। क्या उद्धव ठाकरे के साथ रहते हुए आप तेलंगाना के जो बीआरएस चीफ हैं उनके साथ में रहने की प्लानिंग है या साथ में अलाइंस बनाने? देखिए, ऐसा है कि बीआरएस जो है वो बीजेपी के खिलाफ है। महाराष्ट्र में वो अगर मदद बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए मदद करने के लिए तैयार है तो हम लोग मानते हैं कि उनके यहाँ उनके साथ लेना कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अभी तक बीआरएस से किसी को भी प्रस्ताव कुछ आया नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस और एक दो पेपर्स में आपके कोट्स आए हैं कि शरद पवार को लेकर जैसे इंडिया में एक तरफ वो एक बड़े अपोनेंट के तौर पर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो दूसरी तरफ मंच शेयर करते हैं या किसी एक कार्यक्रम में मिलते हैं, इससे कंफ्यूजन लोगों में पैदा होता है कि नहीं? देखिए, बाहर महाराष्ट्र के बाहर शरद पवार नेताओं से जाने जाते हैं, मासेस में नहीं जाने जाते। तो राजनीति जो है शरद पवार की जो है वो महाराष्ट्र तक ही सीमित है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। रही बात दूसरे राज्यों की, वहाँ पर मेरे ख्याल से सक्षम नेता है, वो अपने अपने स्टेट वहाँ पर संभाल रहे हैं।
लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरीके की कंफ्यूजन की स्थिति, एनसीपी का एक धड़ा सरकार के साथ है, पवार साहब सेंटर के खिलाफ हैं लेकिन मोदी के साथ है, डिस्क्वालीफाइड नहीं करते हैं नेताओं को। ये जो कंफ्यूजन क्रिएट है महाराष्ट्र की सियासत में, इस कंफ्यूजन को आप कैसे देख रहे हैं? मेरे ख्याल से जल्दी ही उद्धव ठाकरे जो है इस पर क्लैरिटी लेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि उनकी क्या राजनीतिक भूमिका है। आपकी 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 राजनीति, क्योंकि आपने एक अरसा पूरा देखा हुआ है, पवार साहब को भी देखा हुआ है, महाराष्ट्र की राजनीति देखा हुआ है, ये जो कंफ्यूजन की परिस्थिति है कि पवार साहब, हाँ, हम लोग जल्दी ही इस पर अपनी भूमिका जो है वो रखेंगे। याच्यावर एक दोन प्रश्न आहेत। शरद पवारांचा जो स्टँड आहे आत्ताचा, तुम्ही इतके वर्ष राजकारण बघताय या सगळ्यामध्ये, तो या इंडिया म्हणून जी नवीन आघाडी आली विरोधकांची, या आघाडीसाठी तो लुब्रिकंट म्हणून ठरेल की उलट आणखी याच्यामध्ये काही वेगळे समीकरण जोडतील असं दिसतं? जी, मी अजून म्हटलं ना, काही दिवस तुम्ही जरा थांबा, तुमच्या लक्षात येईल काय काय चाललंय ते। तुम्ही असं म्हणता की उद्धव ठाकरे तुम्ही सोबत येऊन सगळ्यावरती स्टँड घेणार आहात? मागच्या वेळी तुम्ही सांगितलं नाही, उद्धव ठाकरेंनी स्टँड घ्यायचा आहे एनसीपीच्या संदर्भातला। आम्ही आमचा स्टँड काय तो उद्धव ठाकरेंना कळवलेला आहे। ठीक, एक्झॅक्टली। तुम्ही मागच्या वेळी म्हटलं होतं की बॉम्ब फुटणार आहेत, त्यातले एक दोन बॉम्ब फुटले सुद्धा महाराष्ट्रातले। आता हा तुम्ही जे सांगताय की नवीन इंडिकेशन म्हणायचं काय सगळ्या महाविकास आघाडीतून बाहेर पडण्याचं? कोणाला? आता तुम्ही जे काय म्हणताय की उद्धव ठाकरेंना तुम्ही तुमचा मेसेज कन्वे करा, ते माझा मेसेज आम्ही कन्वे अगोदरच केलेला आहे। थँक्यू। मुंबईतला जो फर्निचर घोटाळा झाला सगळा, त्याच्यामध्ये ज्यावेळी शिवसेना होती म्हणजे आदित्य ठाकरे यांचं नाव समोर आलं आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे अवास्तव दराने फर्निचर प्रोक्यूर केलं गेलं असं क्लिअर झालं। आता तुम्ही त्यांचे अलाय आहात, नक्की कसं आहे सगळ्याकडे बघता का? तुम्ही सुद्धा निवडणुकांना सामोरे जाणार आहात? हा, मला वाटतं ते इस्टॅब्लिश होऊ द्या एकदा, मग त्याच्यावरती चर्चा करता येईल। नाही तर आपले नेहमी 2G स्कॅम सारखंच व्हायला नको। बाळासाहेब, सध्याची परिस्थिती बघताय, शरद पवारांनी उद्याच्या कार्यक्रमाला जायला पाहिजे की नाही? उद्याच्या कार्यक्रमाला, सत्कार कार्यक्रमाला मोदींच्या जायला पाहिजे की नाही? ते प्रत्येकाने ठरवलं पाहिजे, मी कोण सल्ला देणार? बाळासाहेब, मी सल्ला नसतो देत, विचारल्याशिवाय सल्ला देत नसतो। पण असं एक क्लिअरिफिकेशन तुमच्याकडून एक पेपरमध्ये आहे की क्लिअरिफिकेशन सो कॉल्ड रिलेवेशंस बाय द अजित पवार हैज पॅकिंग ही एडेड, आई थिंक इट वॉज अ ऑल नौटंकी अटेंडेड बाय द इवेंट्स एंड, मतलब एक तरफ आप इस तरफ दूसरी भूमिका लेते हैं, आपके सारे विधायक आपको मिलने जाते हैं, फिर आप पवार साहब मोदी के साथ शेयर करते हैं, फिर इंडिया के साथ चले जाते हैं। ये जो मैंने आपसे जो कहा कि हम लोग जल्दी ही अपना स्टैंड पब्लिकली